गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं शांति कौशल की। शांति कौशल को जानने से पहले हमें कौशल को सही प्रकार से समझना पड़ेगा। एक शिल्पकार जब पत्थर की कोई मूर्ति बनाता है तो कई प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे पत्थर की गुणवत्ता की जांच करना, पत्थर को एक निश्चित आकार में काटना, पत्थर को चिकना करना, पत्थर को हथौड़ा व छेनी से तराशना, तराशते समय छेनी व हथौड़े को अलग अलग विधियों से चलाना, कार्यों से पत्थर को अलग अलग आकृति देता है। यह सब शिल्पकार का एक कौशल होता है। अतः साधारण सी भाषाओं में हम कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो उद्देश्यपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, कौशल कहलाते हैं। और इसी प्रकार शांति शिक्षा में विभिन्न क्रियाओं और कार्य को करने में विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यह योग्यताएं शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती हैं। इनको ही शांति कौशल कहा जाता है। शांति शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उनको ध्यानपूर्वक सुनना, विचारों और भावों को समझना, तार्किक चिंतन करना, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कहना, विचार विमर्श करना, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना, समन्वय करना, व्यक्तिक एवं सामूहिक क्रियाओं का समाधान करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के साथ सहयोग करना, समूह में रहना और कार्य करना, परस्पर आदर और सम्मान की भावना का विकास करना आदि, ये सभी शांति कौशल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं शांति कौशल के प्रमुख आधारों की। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक मूल्य की। सामाजिक मूल्य में सभी मूल्य होते हैं जो समाज के लिए नियम निर्धारित करता है। यानी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका जन्म होता है, समाज में रहकर ही वह समस्त क्रियाएं करता है, समाज में ही उसका पालन पोषण होता है और अंततः समाज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः समाज में किस प्रकार से रहन सहन करना है, किस प्रकार से खान पान करना है, यह सभी सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है और यह शांति कौशल का प्रमुख आधार होता है। नंबर 2 बात करते हैं व्यापक सोच। व्यापक सोच यानी कि एक व्यापक दृष्टिकोण, दूर तक देखने वाला। देखिए, हमारी जो सोच है वो संकीर्ण न होकर बल्कि व्यापक होनी चाहिए। हम एक निश्चित दायरे में न सोचकर बल्कि दूर तक सोचना चाहिए। यह पूरा संसार जो है एक कुटुंब के समान है, उसको ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। इसलिए विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही एक व्यापक सोच कहलाती है। नंबर 3 है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। सभी के अंदर कुछ ना कुछ सृजनशीलता होती है, तो इसलिए अपने मन में भी बहुत सारे सृजनशील कार्यों को संजोए रखना चाहिए और सृजनात्मक कार्य करना चाहिए, जिससे हम अपने में और समस्त समाज में सुधार कर सकते हैं। नंबर 4 है नैतिकता। नैतिकता हमारे कार्य करने के तरीके, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार सभी को दर्शाता है। इसलिए बड़ों की सेवा करना, आदर सम्मान करना, अध्यापकों का सम्मान करना, सभी का सहयोग करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, ये सभी नैतिकता के प्रमुख गुण होते हैं। नंबर 5 है उपयोगिता। उपयोगिता
हर व्यक्ति अपने में एक उपयोगी होता है और उसके अंदर उपयोगिता पूर्ण रूप से होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, सभी उपयोगी होते हैं। केवल ज़रूरत होती है अपनी उपयोगिता को पहचानने की। नंबर 6 है कुशलता। प्रत्येक कार्य में कुशल होना चाहिए और कुशलता को मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है और ये भी शांति कौशल का एक प्रमुख आधार होता है। नंबर 7 संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता यानी कि जल्दी आवेश में आकर कुछ कार्य न करना, बल्कि सोच विचार कर कार्य करना, अपने संवेगों को नियंत्रण में रखना। कभी कभी हम संवेगों के आवेश में आकर कुछ गलत कार्य कर देते हैं, किंतु शांति कौशल का प्रमुख आधार है संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि अपने संवेगों को नियंत्रण में रखना। नंबर 8 बौद्धिक योग्यता। बौद्धिक योग्यता यानी कि सोचने समझने की अक्षमता। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें सोचने समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना विचारे जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, जल्दी में कार्य करते हैं, तो वह अक्सर गलत हो जाता है। इसलिए सोच विचार कर बौद्धिक योग्यता का प्रयोग करके ही कार्य करना चाहिए। यह भी शांति कौशल का एक प्रमुख आधार होता है। अब हम बात करते हैं अभिवृत्तियों की। साधारण भाषा में अभिवृत्ति का अर्थ किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्रणाली, विचार या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण से होता है। व्यक्तियों में अभिवृत्ति का निर्माण अनुभव के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति जिस वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार के प्रति जैसा अनुभव करता है, उसमें उसके प्रति वैसी ही अभिवृत्ति का विकास होता है और भविष्य में वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। अतः अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अभिवृत्ति जो होती है वो हमारा देखने का नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है। हम किसी भी व्यक्ति या घटना या विचार के प्रति अपने विचार रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं और व्यक्ति के प्रति हम जैसा अनुभव करते हैं उसके प्रति हमारा वैसा ही दृष्टिकोण या अभिवृत्ति विकसित हो जाती है और भविष्य में हम उसे देखकर ऐसी ही प्रतिक्रिया करने लगते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अभिवृत्ति कभी भी जन्मजात नहीं होती, क्योंकि यह अनुभव से प्राप्त होती हैं और यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति की विशेषताओं की। नंबर 1 अभिवृत्ति किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति अनुकूल अथवा प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती हैं। यानी कि अभिवृत्ति जो होती है वो किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार आदि के प्रति। नंबर 2 अभिवृत्ति का संबंध अनुभव से होता है। जैसे कि हमने पीछे चर्चा की है कि अनुभव से ही अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का निर्माण होता है। जैसा हम अनुभव करते हैं वैसी ही अभिवृत्ति विकसित होती है। नंबर 3 अभिवृत्ति से व्यक्ति के संवेग जुड़े रहते हैं। जैसी अभिवृत्ति हम करते हैं उसके प्रति हमारे ऐसे ही संवेग जुड़ जाते हैं। नंबर 4 अभिवृत्ति का विकास सामाजिक संबंधों के कारण होता है। यानी कि अभिव्यक्ति का जो निर्माण या विकास है
जिस प्रकार के हमारे समाज में संबंध होते हैं उन्हीं के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण या विकास होता है। अभिवृत्ति सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की होती है, यानी कि यह अभिवृत्ति समूह के रूप में भी हो सकती है, यानी कि एक घटना या एक व्यक्ति के प्रति बहुत सारे लोगों की एक जैसी अभिवृत्ति हो सकती हैं, या व्यक्तिगत यानी कि किसी एक व्यक्ति के प्रति अलग अभिवृत्ति भी हो सकती हैं। यह सभी अभिवृत्ति की विशेषताएं हैं। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल हम शांति अभिवृत्तियों के विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।